झुआंगजी एक दार्शनिक थे जो पुराने चीन के दौर में रहे। उनकी सोच और बातें दाओ की राह पर चलने वाली थीं। मतलब वो इंसान और प्रकृति की अपनी अपनी राह की बात करते थे। उनके लिखे हुए किस्से मजेदार और सोच में डाल देने वाले होते थे। वो अक्सर काल्पनिक या असली लोगों के बीच बातचीत के रूप में लिखते थे। उनकी बातें पढ़कर मन हंसता भी है और सोचने पर मजबूर भी हो जाता है। झुआंगजी की बातें उस दौर के लोगों को बहुत पसंद आती थी, क्योंकि उनमें कोई जबरदस्ती की नैतिकता नहीं होती थी, जैसी कन्फ्यूशियस की बातों में होती। उनकी बातों में अपनापन और आजादी की खुशबू थी। उनकी बातें आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, क्योंकि उनमें एक अलग ही सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया है। झुआंगजी की सोच उस समय के कई दूसरे दार्शनिकों से टकराती थी। उन्होंने भाषा को लेकर बहुत गहराई से सोचा। वो मानते थे कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह का रास्ता दिखाते हैं और हर शब्द का मतलब उस समय और जगह पर निर्भर करता है। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जो मानते थे कि कुछ बातें हमेशा सही होती हैं, जैसे कन्फ्यूशियस और मेंशियस। झुआंगजी का सबसे करीबी साथी हुआइशी था, जिससे वो अपनी बातों पर गहरी चर्चा करते थे। उन्होंने मोजी के कामों की भी आलोचना की, लेकिन उनकी सोच को गंभीरता से लिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भाषा के जरिए सोच को साफ किया जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर बात को ठोस सच मान लेना सही नहीं। झुआंगजी का समय वो था जब चीन में कई विचारधाराएं उभर रही थीं। वो मेंशियस के दौर में थे और नामों के स्कूल जैसी सोच के लोगों को भी जानते थे। उन्होंने भाषा को लेकर जो विचार रखे वो उस समय की सोच में एक नया मोड़ लाए। बाद में कन्फ्यूशियस के एक और सोचने वाले जुनजी ने भी झुआंगजी की भाषा वाली सोच को अपनाया। झुआंगजी की बातों ने बाद में ज़ेन बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया। ये सोच इस बात पर जोर देती है कि जिंदगी की छोटी छोटी बातों को कैसे पूरी तरह से जिया जाए। झुआंगजी की यही बात आज भी लोगों के दिल को छूती है, सीधी, साफ और दिल से निकली हुई। झुआंगजी के जीवन के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पता चलता है वो उसी किताब से मिलता है जो उनके नाम पर है। कुछ पुराने लोग मानते हैं कि वो मेंग नाम की जगह के थे। उनका नाम झोउ था और उन्होंने अपने राज्य में एक छोटी सरकारी नौकरी की थी। माना जाता है कि वो उस समय जिए जब चू राज्य में प्रिंस वेई का शासन था, लेकिन ये सब बातें पक्की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इनके बाहर से कोई साफ सबूत नहीं मिलता। किताब में उनके बारे में कुछ कहानियां भी हैं, लेकिन क्योंकि उस किताब में कल्पना बहुत ज्यादा है, इसलिए उन पर पूरा भरोसा करना मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता है कि किताब का बड़ा हिस्सा उनके कुछ शिष्यों ने लिखा, लेकिन ये भी साफ नहीं है कि वो शिष्य असल में थे भी या नहीं। करीब 600 साल बाद एक विद्वान ने उस पूरी किताब को दोबारा देखा। उन्हें लगा कि उसमें बहुत सी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं। उन्होंने 55 से ज्यादा अध्यायों को घटाकर 33 कर दिया। इन अध्यायों को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा। पहले 7 अध्यायों को भीतर वाले, फिर 15 को बाहर वाले और आखिरी 11 को मिश्रित अध्याय का। पहले हिस्से को उन्होंने झुआंगजी के समय का माना और बाकी को बाद की सोच का। बाद के अध्यायों में कई अलग अलग तरह के विचारों का मेल है। एक तरह के लेखक वो थे जो झुआंगजी की सोच के बहुत करीब थे। दूसरे थे जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते थे, उन्हें दूसरों के लिए कुछ करना जरूरी नहीं लगता था। तीसरे थे जो बहुत सादा और पुराने ढंग की जिंदगी को सही मानते थे, जैसे खेती किसानी वाली गांव की जिंदगी। ये समाज के बनाए नियमों से दूर रहना पसंद करते थे। चौथे थे जो हर तरह की सोच को मिलाकर एक नई सोच बनाना चाहते थे। ये मानते थे कि कोई एक रास्ता पूरी तरह सही नहीं होता, बल्कि सबको मिलाकर समझना चाहिए। झुआंगजी ने जो शुरू किया उसे बाद के लोगों ने अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाया और उसमें अपनी बातें जोड़ दी। यही वजह है कि किताब में कई रंग हैं।
लेकिन फिर भी इसका मूल विचार प्राकृतिक जीवन की तरफ ही झुका हुआ है। कुछ लोग जो सिर्फ अपने फायदे को सबसे ऊपर मानते हैं, वो समाज के नियमों को गलत मानते हैं और अकेले जीने को सही मानते हैं। कुछ लोग साधारण जीवन में विश्वास रखते हैं और समाज की बनाई चीजों को नकारते हैं, और कुछ लोग हर सोच को जोड़कर एक बड़ी सोच बनाना चाहते हैं। ये सब मिलकर झुआंगजी की किताब को एक अनोखी और गहराई वाली किताब बना देते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले के कुछ अध्याय झुआंगजी ने खुद लिखे होंगे, लेकिन ये भी पूरी तरह पक्का नहीं है। धार्मिक सोच रखने वाले लोग तो पूरी किताब को ही एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, भले ही उसमें अलग अलग समय और सोच के लोग अपनी बातें जोड़ते रहे हों। भीतर वाले अध्यायों की खास बात यह है कि उनमें भाषा को भी एक तरह का प्राकृतिक और सामाजिक रास्ता माना गया है। मतलब ये कि इंसान जो बोलते, लिखते या चलते हैं, वो सब प्रकृति के हिस्से हैं। इंसान जब कुछ करता है तो उसका असर पीछे छूट जाता है, जैसे रास्ते में निशान, और वही चीजें इतिहास बनती हैं। इस तरह ये बताया गया है कि जो हम सामाजिक तरीके अपनाते हैं वो भी प्रकृति के ही रास्ते हैं, अलग नहीं। दूसरा अध्याय सबसे खास है क्योंकि उसमें बताया गया है कि प्रकृति खुद कोई एक सही रास्ता नहीं दिखाती। इंसान ही होते हैं जो ये तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब ये कि अच्छे बुरे का फैसला भी इंसान की सोच पर ही टिका है। आसमान या प्रकृति ऐसा कुछ नहीं कहती। वहाँ बताया गया है कि प्रकृति तो बहुत सारे रास्ते देती है, लेकिन हमें किसी एक को अपनाने के लिए मजबूर नहीं करती। झुआंगजी और उनके मानने वाले मानते थे कि भाषा जरूरी है, लेकिन उसे जैसे चाहें वैसे ढाला भी जा सकता है। भाषा से हम अपने काम के मुताबिक मतलब निकाल सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। वो ये भी नहीं मानते थे कि कोई एक इंसान या ज्ञानी सब कुछ समझ सकता है। उनका मानना था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हर हालात के लिए एकदम सही और पूरा रास्ता बता सके। झुआंगजी के लिए असली मिसाल वो लोग हैं जो अपने छोटे छोटे कामों में पूरी तरह डूबे रहते हैं, जैसे कसाई, संगीतकार, पहिए बनाने वाला या झींगुर पकड़ने वाला। ये सब लोग अपने काम को इतनी सफाई और सादगी से करते हैं कि वो भी एक तरह का रास्ता बन जाता है। हर किसी का तरीका अलग होता है और सब एक जैसे जरूरी नहीं होते। वो मानते थे कि इन सब रास्तों को एक में मिलाकर कोई सबसे सही रास्ता बनाना बेकार है, क्योंकि ऐसा कोई एक रास्ता होता ही नहीं। आखिर के जो अध्याय जुड़े वो शायद बाद में जोड़ने वाले लोगों के थे, जिनका मकसद था कि सब सोचों को एक में मिलाकर दिखाया जाए। झुआंगजी ये नहीं कहते कि इंसान को सब कुछ जानना या हर काम में निपुण होना चाहिए। वो मानते थे कि हर रास्ता अपने आप में सही हो सकता है और सबके लिए एक जैसा नहीं होता। झुआंग की लिखाई का अंदाज बहुत अनोखा है। वो अक्सर छोटी कहानियों में बात करते हैं जिनमें असली लोग भी होते हैं और कल्पना के पात्र भी। कई बार जानवर, खोपड़ी, हवा या तितली जैसी चीजों से बातचीत कराते हैं। उनकी कहानियों में सीधी सीख नहीं मिलती, लेकिन बात गहराई से दिल को छू जाती है। अक्सर कहानियों का अंत ऐसा होता है जिसमें दोनों लोग अलग अलग सोचते हुए भी कुछ न कुछ समझ जाते हैं। कभी कभी वो सिर्फ चुपचाप अलग हो जाते हैं, लेकिन मन में कुछ बदल जाता है। झुआंगजी की ये कहानियां इसलिए याद रहती हैं क्योंकि वो सवाल उठाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और किसी एक जवाब पर जोर नहीं डालती। झुआंगजी की बातों को जब पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो उसमें कई बार असली सोच की गहराई और जुड़ाव खो जाता है। फिर भी उनके किस्से और अंदाज ऐसा है कि पढ़ने वाला उनकी सोच में डूब जाता है। ये ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अलग और पुरानी सोच की दुनिया में चल रहे हों। बहुत से लोग मानते हैं कि झुआंगजी की शैली में कोई गहरी समझ छुपी है, भले ही सब इस पर एक मत न हो कि उसका मतलब क्या है। असल में हो सकता है कि यही खुलापन, यही उलझन और सोचने का मौका ही
उनकी असली खूबी हो। उनकी कहानियां इस तरह से लिखी गई हैं कि हर एक किस्सा किसी सोच की झलक देता है और फिर एक ऐसा सवाल छोड़ देता है जिस पर आगे भी सोचा जा सके। उनमें भाषा के विरोधाभासों से खेलने का बड़ा मजा है और यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। हर कहानी में कोई न कोई छोटी सी बात होती है जो एक नई तरह की जिंदगी की ओर इशारा करती है, भले ही वो सीधी ना हो। कहानियों का अंत ऐसा होता है जो सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। इसलिए आज भी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि झुआंगजी का मतलब क्या था। झुआंगजी के बारे में पारंपरिक धार्मिक सोच ये थी कि वो लाओ त्से के शिष्य थे, जिसे एक आध्यात्मिक और रहस्यमय गुरु माना गया। वहाँ दाओ को एक भगवान की तरह देखा गया और लोगों को कहा गया कि उसे ही मानो। इस सोच में झुआंगजी को एक भक्त के रूप में दिखाया गया। बहुत सी आम और धार्मिक किताबें अब भी इसी तरीके से उन्हें समझाती हैं। इसमें लाओ त्से को शुरुआती दाओ दर्शन का जनक बताया गया और झुआंगजी को उनके पीछे चलने वाला। झुआंगजी के जाने के बाद 100 साल में हालात ऐसे बने कि विचारों को दबा दिया गया, किताबें जलाई गईं और दार्शनिक स्कूल बंद हो गए। ये वो समय था जब देश में अंधविश्वास बढ़ा और सोचने की आजादी कम हो गई। उसके बाद के दौर में इतिहास लिखने वालों ने झुआंगजी को लाओ त्से से जोड़ दिया और ये सोच बन गई कि दोनों एक ही धारा से हैं। उस दौर में एक धार्मिक सोच बनी जिसे हुआंगलाओ कहा गया, जहां पीले सम्राट और लाओ त्से को देवी देवता की तरह पूजा गया। जब पुराने राज का अंत हुआ तो झुआंगजी को लाओ त्से का अनुयायी मानने की सोच और भी मजबूत हो गई। बाद में जब दार्शनिक सोच फिर से जागी तो झुआंगजी की किताबों को दोबारा देखा गया और उन्हें नया रूप दिया गया। धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म का असर चीन में बढ़ा तो दाओ और बौद्ध सोच आपस में मिलने लगी। दाओ को अब एक धर्म की तरह देखा जाने लगा, जिसमें मंदिर, साधु सन्यासी जैसे बौद्ध ढांचे अपनाए गए। फिर काफी लंबे समय तक दाओ और बौद्ध एक जैसे माने जाने लगे। बाद में आए विद्वानों ने दोनों को एक जैसे धर्म की तरह देखा। झुआंगजी की सोच का असर सिर्फ दार्शनिकों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज और सोचने के ढंग पर पड़ा। और उनकी बातें आज भी वैसी ही ताजा लगती हैं, क्योंकि वो किसी एक जवाब पर अटकती नहीं, सोचने को उकसाती हैं। झुआंगजी के बारे में जो नई समझ बन रही है वो 2 बड़ी खोजों से जुड़ी है। पहली, मो विचारधारा की तर्क और भाषा से जुड़ी किताबों की दोबारा बनावट, और दूसरी दाओ दे जिंग नाम की किताब के पुराने रूप की खुदाई में मिली कड़ियां। इन दोनों ने झुआंगजी को देखने का तरीका बदल दिया। जब चीन में 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत में बदलाव शुरू हुए तो वहां के विद्वानों ने पश्चिमी सोच की तरह दर्शन और धर्म को अलग अलग देखना शुरू किया। अब वो अपने पुराने विचारों में से तर्क और सोच से जुड़ी बातें छांटने लगे और बाकी अंधविश्वास जैसी बातों को अलग रखने लगे। एक विद्वान ने मो विचारधारा की किताब को दोबारा तैयार किया, जिससे पता चला कि पुराने चीन में भी बहुत गहरी और सोच समझ वाली बातें होती थी। इससे नए विद्वानों को हौसला मिला और उन्होंने उन विचारधाराओं पर जोर देना शुरू किया जो तर्क और भाषा के हिसाब से मजबूत थीं। झुआंगजी को लेकर भी नए विचार आने लगे। एक सोच ये बनी कि झुआंगजी की कहानियों में जो अलग अलग बातें लगती हैं, वो दरअसल एक ही सोच के अंदर की बातें हैं। जैसे कोई सोचकर एक विचार बनाता है, फिर खुद ही उसे चुनौती देता है। ये तरीका उस समय के भाषा से जुड़े सवालों और उलझनों को दिखाता है और झुआंगजी इसमें माहिर लगते हैं। पहले माना जाता था कि झुआंगजी लाओ त्से के शिष्य थे और दाओ को एक रहस्यमय शक्ति की तरह मानते थे। लेकिन नई सोच कहती है कि झुआंगजी शायद लाओ त्से को जानते ही नहीं थे, और अगर जानते भी थे तो उन्हें कन्फ्यूशियस जैसा एक और शिक्षक ही मानते थे। झुआंगजी को धार्मिक दार्शनिक मानने की जो पुरानी सोच है, वो अब कई नई बातों से टकरा रही है। जब कुछ पुरानी किताबें खुदाई में मिली तो पता चला कि लाओ त्से की किताब शायद
झुआंगजी के बाद लिखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि झुआंगजी ने वो किताब देखी ही नहीं थी। झुआंगजी के जो शिष्य थे उन्होंने बाद में कुछ कहानियों में लाओत्जी और कन्फ्यूशियस के बीच संवाद रच दिए, जिससे लाओत्जी को ऊंचा दिखाया जा सके। ये सब एक तरह की शैली थी ताकि मजबूत बात कहने के लिए एक प्रसिद्ध नाम का सहारा लिया जा सके। अगर हम झुआंगजी को लाओत्जी का अनुयायी न माने तो फिर उनकी सोच को हुईशी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। हुईशी नामों और शब्दों को लेकर सोचने वाले एक और दार्शनिक थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो झुआंगजी के गुरु हो सकते हैं या फिर साथ पढ़ने वाले। झुआंगजी ने उन्हें एक ऐसे साथी की तरह दिखाया है जिससे वो गहराई से चर्चा करते थे। ये चर्चा झुआंगजी की सोच को और निखारती थी। हुईशी ने नामों और चीजों के रिश्ते को लेकर जो विचार रखे थे वो मो विचारधारा की सख्त सोच के जवाब में थे। उन्होंने बताया था कि कैसे हर चीज की समझ उसकी तुलना या समय स्थिति पर निर्भर करती है। झुआंग की सोच में ये बातें साफ झलकती हैं। इस तरह झुआंगजी को अब सिर्फ एक धार्मिक सोच वाले दार्शनिक की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी और तर्क से जुड़ी सोच वाले इंसान की तरह देखा जाने लगा है। उनकी बातें अब नई रोशनी में दिखती हैं, जहां भाषा, सोच और समझ सब कुछ मिलकर इंसानी जिंदगी के रास्तों को टटोलते हैं। झुआंगजी की सोच को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी रास्ते को चुनते हैं, जैसे क्या सही है और क्या गलत, तो वो हर इंसान के हालात और नजरिए पर निर्भर करता है। मतलब जो बात एक को सही लगे वो दूसरे को नहीं लग सकती। झुआंगजी का कहना ये था कि हमारे बोलने के तरीके, शब्दों का मतलब और जिंदगी जीने के रास्ते सब कुछ हालात के हिसाब से बदलते हैं। इसी सोच में वो हुईशी की विचारधारा को समझते हैं और साथ ही मो विचारधारा के मजबूत जवाबों को भी पहचानते हैं। झुआंगजी की सोच को अगर लाओत्जी के साथ न जोड़ें और उसकी जगह हुईशी के साथ जोड़ें तो वो और भी साफ समझ आती है, क्योंकि झुआंगजी का ध्यान भाषा, सोच और इंसानी व्यवहार पर है, न कि किसी दिव्य या धार्मिक रास्ते पर। पुराने समय में कन्फ्यूशियस का मानना था कि समाज के नियम इंसानों ने ही बनाए हैं और अच्छे इंसानों की चाल ढाल से वो रास्ते बने हैं। यानी पुराने लोग जैसे चलते थे, बोलते थे, रिवाज निभाते थे, उन्हीं से सामाजिक रास्ते बनते हैं। बाद में मेंशियस ने कहा कि इंसान के अंदर खुद एक नैतिक सोच होती है जो उसे अच्छा बुरा समझने में मदद करती है। दूसरी तरफ मोजी ने कहा कि सही और गलत का फैसला इंसान की भलाई और नुकसान से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति का झुकाव इंसान की भलाई की तरफ होता है, इसलिए हमारे बनाए सामाजिक नियमों में भी वही होना चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद हो। शब्दों का सही इस्तेमाल वही है जो अच्छे कामों की तरफ ले जाए। उनकी सोच थी कि अगर भाषा और व्यवहार मिलकर इंसान की भलाई करें तो वही सबसे सही रास्ता है। वहीं दाओ दर्शन की सोच, जो लाओत्जी से जुड़ी मानी जाती है, वो कहती है कि सभी सामाजिक नियमों को भूल जाना चाहिए, यहाँ तक कि भाषा को भी छोड़ देना चाहिए। उनका मानना था कि जैसे पानी जमीन के रास्ते को खुद ही ढूंढ लेता है, वैसे ही इंसान को भी बिना किसी जबरदस्ती के अपने आप रास्ता मिल जाता है। भाषा उसमें रुकावट बनती है। झुआंगजी की बातों को समझने में एक और बात मुश्किल बनती है, वो है सोचने के तरीके और शब्दों के मतलब। भारतीय और यूरोपीय परंपरा में जो शब्द जैसे नियम, कानून, तथ्य या गुण जैसे भारी भरकम शब्दों से सोचने की आदत है, वो तो दाओ यानी रास्ता और शिफेई यानी यह सही वह नहीं जैसे सीधे शब्दों में बात करते हैं। उनके लिए सोचने का तरीका ज्यादा सहज और जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए झुआंगजी की बातें दिखने में भले ही उलझी लगे, लेकिन उनका मतलब बहुत साफ है। इंसानी सोच, बोलचाल और चलन को किसी एक सख्त नियम में नहीं बांधा जा सकता। हर इंसान का अपना तरीका होता है और हर रास्ता उसी के हालत के मुताबिक सही हो सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी बात है।
चीन की सोच में जिंदगी जीने, समझने और सही रास्ता चुनने की बात को दाओ यानी रास्ता कहकर समझाया गया है। जब हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, तो वहाँ इसे ऐसे देखा जाता है कि हमें कोई रास्ता ढूंढना है, चुनना है और फिर उस पर चलना है। ये रास्ते कभी सामाजिक होते हैं, कभी प्राकृतिक, लेकिन मकसद एक ही होता है, सही तरीका अपनाना। इंसान इन्हें देखता है, समझता है और तय करता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए ठीक है। इसी रास्ते पर चलने की जो अपनी अंदरूनी समझ होती है, उसे दे यानी गुण या काबिलियत कहा गया है। यही काबिलियत हमें रास्तों को पहचानने और उन पर चलने में मदद करती है। दाओ का मतलब पश्चिमी सोच में जिस तरह वे या पाथ कहा जाता है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन फर्क ये है कि चीन की सोच में ये बात केवल शब्दों में नहीं, बल्कि पूरे जीवन और व्यवहार से जुड़ी होती। यहाँ बात सिर्फ सोचने या मानने की नहीं, बल्कि जीने और करने की होती है। वहाँ ध्यान इस पर नहीं होता कि कोई नियम क्या कहता है, बल्कि इस पर होता है कि इंसान और प्रकृति मिलकर कैसे सही रास्ता बनाते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा कि पुराने समय के अच्छे लोगों के तरीके ही सही रास्ते हैं। उनका मानना था कि अच्छाई इंसान की इंसानियत में छुपी होती है और उसे बस समझने की जरूरत है। वहीं मोत्जी ने कहा कि समाज के नियमों को फायदा और नुकसान के हिसाब से बदलना चाहिए। अगर कोई काम सबके लिए फायदेमंद है तो वही सही है। उन्होंने भाषा और व्यवहार को भी इसी कसौटी पर परखने की बात। उनका मानना था कि सही रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसे आम लोग आसानी से समझ सके और इस्तेमाल कर सके। भाषा की समझ भी इसी सोच से जुड़ी हुई थी। शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही दाओ यानी नियम बन जाता था। जो अलग अलग विचारधाराएं थीं, वो इसी बात पर बहस करती थी कि कौन सा शब्द कौन से हालात में कैसे सही बैठता है। जब कोई इंसान किसी चीज को देखकर उसे किसी शब्द से जोड़ता है या कोई राय बनाता है, तो यही व्यवहार उसे बताता है कि वो उस चीज को किस तरह समझ रहा है। ये सोच सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि बोलचाल और रोजमर्रा के कामों में दिखती है। जब हम किसी चीज को किसी नाम से बुलाते हैं या उसे किसी खास तरीके से मानते हैं, तो हम उस शब्द के पीछे छुपे रास्ते पर चलने लगते हैं। यहाँ फर्क ये है कि पश्चिम की सोच में असली और दिखावे की बात की जाती है, लेकिन चीनी सोच में बात ये होती है कि प्राकृतिक रास्ता क्या है और इंसानी बनाया हुआ रास्ता क्या है। इंसानी रास्ते शब्दों से बनते हैं और मिलकर एक भाषा तैयार करते हैं। इसी से तय होता है कि हम किस चीज को क्या कहते हैं और उसे कैसे समझते हैं। इसलिए झुआंगजी की सोच को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके लिए सोच, भाषा, व्यवहार और रास्ता सब एक ही जाल में जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज अलग नहीं है, सबका आपस में गहरा रिश्ता है और हर इंसान की समझ उसी से बनती है कि वो किस रास्ते को चुनता है और कैसे उस पर चलता है। मोत्जी मानते थे कि जब हम किसी शब्द या बात को सही मानते हैं, तो उसका आधार ये होना चाहिए कि वो सबके लिए कितना फायदेमंद। वहीं कन्फ्यूशियस का जोर इस पर था कि पहले के ज्ञानी लोगों ने जो रास्ता अपनाया था वही सही है। लेकिन जब लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि किसी शब्द को सही या गलत कैसे ठहराया जाए, तो बात के सोचने वालों ने ये कहना शुरू किया कि इंसान के अंदर एक नस शुरू किया जो उसे बताती है कि क्या ठीक है। पर मुश्किल ये थी कि ये सोच बार बार अपने ही बनाए हुए सामाजिक नियमों को सही ठहराने के लिए उन्हीं नियमों का सहारा ले रही थी। इससे बात घूमकर वहीं आ जाती थी। इसके उलट मो विचारधारा के लोग मानते थे कि समाज को समझने के लिए तौलने के औजार जैसे साफ और साधारण तरीके अपनाने चाहिए, ताकि आम लोग भी सिर्फ अपनी आंखों और कानों से सही गलत समझ सकें। कन्फ्यूशियस की सोच जहाँ किसी विशेष ज्ञान या समझ पर आधारित थी, वहीं मोत्जी की सोच आम लोगों के लिए सीधी और व्यवहारिक थी। जब इंसान किसी रास्ते को चुनता है या किसी शब्द के इस्तेमाल को सही मानता है, तो वो शिफेई यानी सही या गलत का फैसला करता है। ये फैसला सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने के तरीके में भी होता है।
हम किसी भी काम को जब करते हैं तो उसमें ये सोच छुपी होती है कि क्या वो रास्ता हमारे लिए और दूसरों के लिए ठीक है या नहीं। हर बार जब हम ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो हम अपने समाज के साझा रास्ते यानी दाव को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। झ्वांग भी उसी पुराने सोच के ढांचे में बात करते हैं जहां हर चीज को रास्ते यानी दाव के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो बाकी लोगों से अलग इस बात पर जोर नहीं देते कि हमें सिर्फ प्राकृतिक रास्ते ही अपनाने चाहिए। उनके लिए इंसानी रास्ते भी उतने ही प्राकृतिक हैं जितने जानवरों के या पक्षियों के। उनके हिसाब से सब जीव अपने अपने तरीके से जीते हैं और हर तरीके में एक तरह का दाव होता है। इसलिए वो सवाल उठाते हैं, जब सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए, तो फिर असली और नकली रास्ते में फर्क कैसे किया जा सकता है। झ्वांग का ध्यान इस बात पर है कि दुनिया में हर तरह के रास्ते मौजूद हैं और इंसान के पास ये काबिलियत है कि वो अपने अंदर से तय करे कि कौन सा रास्ता अपनाना है। जैसे मछलियां पानी में अपने तरीकों से चलती हैं, वैसे ही इंसान समाज में अपने दाव के जरिए जीते। ये सोच दिखाती है कि झ्वांग किसी एक सख्त नियम में विश्वास नहीं करते, बल्कि मानते हैं कि हर हालात में हर इंसान को अपनी समझ से रास्ता चुनना चाहिए। वो ये नहीं मानते कि किसी एक रास्ते को सबके लिए तय कर देना सही है, बल्कि उनका कहना है कि हर इंसान की समझ, उसकी आदतें, उसके अनुभव सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सा तरीका उसके लिए ठीक है। इसलिए उनके अनुसार हर इंसान को अपने हालात के हिसाब से देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसी के हिसाब से रास्ता चुनना चाहिए। झ्वांग की यही सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, जहां न कोई एक सच्चाई है, न कोई एक नियम, बल्कि रास्तों की एक बड़ी दुनिया है और हर कोई उसमें अपने तरीके से चल सकता है। झ्वांग की सोच की एक और खास बात यह है कि वो भाषा की पेचीदगियों को बहुत ही गहराई से समझते थे। उन्होंने ये बताया कि जैसे धरती में खुदाई से सुराख बनते हैं, वैसे ही इंसान की सोच और जुबान में भी सुराख होते हैं जहां से आवाजें निकलती। उन्होंने सवाल किया कि ये अलग अलग आवाजें कौन निकालता है, कौन उन्हें बंद करता है और कौन सी बात बाहर आएगी, ये कौन तय करता है। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि भाषा भी एक तरह की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे हवा किसी बांसुरी से खुद ब खुद आवाज निकालती है। झ्वांग की दाव की सोच शुरू होती है इस बात से कि प्रकृति कोई आदेश देने वाली चीज नहीं है। बाकी सोच में जैसे कहा जाता था कि जो भी रास्ता है वो हमें प्रकृति बताती है, वैसे झ्वांग नहीं मानते। उनके लिए जितने भी रास्ते हमारे सामने हैं वो सब प्रकृति में हैं, लेकिन कोई भी रास्ता ये नहीं कहता कि यही तुम्हारा रास्ता है। जैसे अलग अलग जीव होते हैं, वैसे ही अलग अलग रास्ते भी होते हैं। प्रकृति बस रास्ते बनाती है, फैसला इंसान को करना होता है। उनका कहना है कि इंसान हर पल अपने लिए रास्ते चुनता है, सोचता है और फिर उस पर चलता है। ये चुनाव, ये समझ, सब कुछ एक बड़े जाल की तरह है जिसमें हम चलते जाते हैं। जब हम कोई बात सही या गलत मानते हैं तो वो भी उसी सोच के ताने बाने का हिस्सा बन जाती है। कुछ बातें टिक जाती हैं, कुछ पीछे छूट जाती हैं और आगे फिर नया रास्ता बनता है। झ्वांग कहते हैं कि जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं तो कई बार खुशी, दुख, हैरानी जैसी भावनाएं आती हैं और ये सारी चीजें हमारी समझ बनाने में मदद करती। इनसे ही हमारे अंदर का मैं बनता है। हम जो महसूस करते हैं उसी से रास्ते की पहचान बनती है। जब हम इस पूरे ढांचे को देखते हैं तो ये एक बड़े प्राकृतिक जाल जैसा लगता है जिसमें समय और जगह के हिसाब से जुड़ी बातें होती। हम जो भी रास्ता चुनते हैं वो उस समय के लिए हमारे लिए खुला होता है। ये रास्ता कभी इंसान के लिए होता है, कभी किसी और जीव के लिए। जो भी इंसान किसी भी रास्ते को ढूंढता, समझता और उस पर चलता है वो भी इस जाल का हिस्सा है। झ्वांग का मानना है कि इंसान का मन यानी दिल दिमाग इस पूरे काम में शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यो ही कोई अंतिम फैसला करने वाला है। शरीर के और भी हिस्से जैसे पेट, आंखें वगैरह भी हमारी सोच और चुनाव में
असर डालते हैं। तो फिर आखिर क्यों हम ये मान लें कि फैसला करने का हक सिर्फ मन को ही है? अगर हम फिर भी माने कि दिल दिमाग ही फैसला करता है, तब भी ये साफ नहीं होता कि कैसे हम तय करें कि कौन सी समझ बड़ी है, कौन सी छोटी, या कौन सा सही और गलत है। क्या सबके दिल एक जैसे नहीं होते, चाहे वो ज्ञानी हो या मूर्ख? झुआंगजी के लिए सबके विचार उतने ही प्राकृतिक हैं और यही बात उनके सोचने का तरीका इतना खास बनाती। उनका कहना है कि हमें किसी एक सोच को आखिरी सच नहीं मान लेना चाहिए। सब रास्ते खुले हैं, सब विचार अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। असली बात यह है कि हम किसे समझते हैं, किसे अपनाते हैं और कैसे अपने तरीके से उस पर चलते हैं। झुआंगजी का मानना है कि जब हम कोई रास्ता चुनते हैं तो वो चुनाव अचानक नहीं होता। हमारा दिल दिमाग जो भी सोचता है वो इस बात का नतीजा होता है कि हम पहले किस किस रास्ते से होकर आए हैं। कोई भी समझ बिना अनुभव के नहीं बनती। जैसे आज यात्रा शुरू करें और कल पहले ही पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। प्रकृति में रास्ते ढूंढने और चुनने के बहुत सारे तरीके हैं। हर इंसान का तरीका अलग हो सकता है। कोई भी एक तरीका ऐसा नहीं है जिसे प्रकृति का इकलौता सही रास्ता कहा जाए। ये सारे तरीके या तो किसी व्यक्ति की अपनी क्षमता से आते हैं या फिर समाज की बनाई परंपराओं से। हम जिन रास्तों को आज चुन रहे हैं वो हमारे पहले के फैसलों और अनुभवों से बने होते हैं। यही रास्ते हमारे अंदर पक्के हो जाते हैं। यही झुआंगजी उन्हें बना हुआ या पक्का हुआ कहते हैं। हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो मानते हैं, वो सब इस जाल का हिस्सा है। हर इंसान का नजरिया उस वक्त के उसके अनुभवों और चलन से बनता है। जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं तो हम उस सोच का हिस्सा बन जाते हैं और फिर आगे के रास्तों को भी उसी नजर से देखते हैं। हर नया सही या गलत का फैसला हमें फिर किसी और दिशा में ले जाता है। झुआंगजी मानते हैं कि ये सब कोई ठोस सोचने वाला मैं नहीं कर रहा, बल्कि भाषा और सोच की बनावट में ही ऐसा मैं मौजूद होता है। ये मैं एक ऐसी जगह होता है जहाँ से कोई फैसला लिया जाता है, लेकिन वो खुद भी बहुत सारे पिछले फैसलों का जमा हुआ असर होता है। इस मैं की पहचान भी उसी जाल में होती है जिसमें वो हर दिन हर बार कोई ना कोई सही या गलत का फैसला करता है और फिर उसी से आगे का रास्ता बनता है। झुआंगजी ने बताया कि ये मैं जैसे बार बार चलती हुई धनुष की तरह है जो लगातार फैसले निकालता है। वो फैसले जो हम एक बार ले लेते हैं वो हमारी आदत बन जाते हैं। हम उनसे चिपक जाते हैं और समय के साथ वो कमजोर भी पड़ते हैं। जैसे मौसम बदलता है और चीजें खत्म होती हैं, वैसे ही हमारी सोच भी पुरानी होती जाती है और उसका ताजापन कम हो जाता है। इंसान के दिल दिमाग में जो भावनाएं उठती हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, चिंता, लगाव, नफरत, ये सब ऐसे आते जाते हैं जैसे सूनी बांसुरी से संगीत निकलता हो या गीली जमीन से कुकुरमुत्ते उगते हो। ये हर दिन बदलते रहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कहाँ से आते हैं। झुआंगजी कहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने दो, क्योंकि इन्हीं से हमारा मैं बनता है और इसी मैं से हमारा चुनाव करने वाला स्वभाव। झुआंगजी के लिए असली बात ये नहीं कि मन है या चेतना है, बल्कि ये है कि हमारे अंदर जो व्यवहार की झुकाव वाली प्रवृत्तियां हैं, वही हमें रास्ता चुनने पर मजबूर करती। ये झुकाव किसी एक सच या एक फैसले से नहीं बनते, बल्कि समय, अनुभव और सोच की बनी हुई गहराई से आते हैं। हर बार जब हम कोई रास्ता चुनते हैं, हम अपनी पहचान को थोड़ा और गहरा कर देते हैं और वही पहचान आगे के रास्तों को भी तय करती। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राकृतिक ताकत है जो हमारे रास्तों को तय कर रही है, लेकिन हमें उसका असली रूप कहीं नहीं दिखता। हमें इतना भरोसा जरूर होता है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि उस भरोसे की वजह क्या है। रास्तों की शक्ल तो होती है, पर सही रास्ता चुनने और उस पर चलने की समझ हमारे अंदर होती है, जो बाहर से साफ नहीं दिखती।
समय के साथ सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलता गया। कुछ विचारक जैसे मोजी ने कहा कि इंसानी नैतिकता को फायदा या नुकसान के प्राकृतिक फर्क से जोड़कर समझना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये मान लिया कि इंसान के दिल दिमाग में पहले से ही एक नैतिक समझ होती है जो उसे सही और गलत का एहसास दिलाती है। लेकिन झुआंगजी इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई हमारे अंदर कोई ऐसा मैं है जो हमेशा सही फैसले लेता है। झुआंगजी कहते हैं, हमारे शरीर में तो बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, तो इनमें से किससे हम सबसे ज्यादा जुड़े हुए? क्या इन सब पर कोई एक राजा जैसा हिस्सा राज करता है? और अगर करता है तो क्या वो सबको बराबरी से संभालता है, या फिर कभी कभी राज करने वाला हिस्सा बदलता रहता है? सवाल ये है कि अगर हम उस असली मैं को पकड़ भी नहीं पा रहे तो क्या उससे फर्क पड़ता है कि वो असली है या नहीं? मोजी को इस बात की चिंता थी कि अगर हम किसी परंपरा को सही मान रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमें सही लगती है, तो क्या वो सच में सही है? क्योंकि वो समझ तो हमें उसी परंपरा से मिली है। अगर कोई इंसान किसी खास रिवाज में पला बढ़ा है तो वो उसी को सही मानेगा। इसलिए उन्होंने जोर दिया कि किसी भी सामाजिक नियम या परंपरा को परखने का आधार प्राकृतिक और सार्वभौमिक होना चाहिए, न कि सिर्फ समाज की बनाई हुई चीजों पर आधार। झुआंगजी ने इस बहस को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि असली और नकली, सही और गलत जैसे फैसले हमारी समझ, परंपरा और नजरिए पर निर्भर करते हैं। एक ही बात को कोई सही कहेगा तो दूसरा गलत। भाषा और सोच भी कहीं छुपी नहीं होती, वो हमारे छोटे छोटे अनुभवों और बोलचाल की आदतों में छुप जाती है। यही वजह है कि एक ही शब्द या सोच पर दो लोग बिल्कुल अलग राय बना सकते हैं। झुआंगजी ने मोजी की उस सोच पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसानी भलाई एक हमेशा बराबर रहने वाली चीज। झुआंगजी ने कई कहानियों के जरिए दिखाया कि फायदा भी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे उनकी सबसे मशहूर कहानी बेकार पेड़ है, जो दिखाती है कि जो चीज हमें बेकार लगती है वो भी किसी और नजरिए से बेहद काम की हो सकती है। इस तरह झुआंगजी बार बार ये बात समझाते हैं कि ना तो कोई एक सही रास्ता है, ना ही कोई एक तय करने वाला मैं। सब कुछ हमारे अनुभव, समाज, सोच और हमारी नजर से बनता है, और यही चीजें मिलकर ये तय करती है कि हम किस रास्ते को सही समझते हैं और किसे नहीं। झुआंगजी की सोच ये कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई प्राकृतिक ताकत हमारे रास्तों को तय कर रही है, पर हमें उसका असली चेहरा कभी नहीं दिखता। हम जिन रास्तों पर चलते हैं वो असली हैं, उनमें भरोसा होता है, पर हम ये नहीं जान पाते कि उन्हें सही ठहराने वाली असली ताकत क्या है। कुछ रास्तों की बनावट होती है, पर सही चुनाव और सही तरीके से चलने की समझ हमारे अंदर छिपी होती है, बाहर से वो दिखाई नहीं देती। समाज और प्रकृति को लेकर सोच धीरे धीरे बदली है। मोजी ने सबसे पहले ये बात रखी थी कि हमारे रास्ते तय करने में जो सही गलत है वो फायदे और नुकसान पर टिका होना चाहिए। एक और सोच कहती है कि इंसान का जो नैतिक व्यवहार है वो उसके दिल दिमाग की प्राकृतिक समझ से आता है, जो जन्म से ही होती है। इसका मतलब ये निकाला गया कि अगर हमारी सोच का आधार प्रकृति में है तो फिर हमारे समाज में बने नैतिक नियम भी उसी से निकले हैं। लेकिन झुआंगजी ने इस बात को लेकर शक जताया। उन्होंने कहा कि हमें लगता है हमारे अंदर कोई ऐसा मैं है जो सब कुछ तय करता है, लेकिन जब हम उसे खोजते हैं तो उसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। हम अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं, पर ये भरोसा कहाँ से आता है ये नहीं समझ पाते। हमारे शरीर में कई हिस्से हैं, जैसे दिल, आंखें, कान, पेट, और हर एक की अपनी भूमिका है। फिर सवाल उठता है कि इनमें से कौन असली मैं है? क्या सब बराबर हैं? या कोई एक हिस्सा सबका मालिक है? या सब कभी कभी मालिक बन जाते हैं? झुआंगजी कहते हैं कि अगर हमें किसी असली मैं का पता नहीं भी चलता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मोजी को ये चिंता थी कि अगर हम किसी समाज के नियमों को इसलिए सही माने क्योंकि हमने बचपन से वैसा ही सीखा है, तो ये एक तरह का गोल गोल चक्कर। जैसे अगर किसी ने कोई रस्म निभाना सीखा और उसे सही मान लिया, तो फिर उस रस्म को सही साबित करने के लिए वही पुराना अनुभव काम में लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक नियम को सही ठहराने के लिए कोई ऐसा आधार होना चाहिए जो समाज से ऊपर हो, यानी बिल्कुल प्राकृतिक और सबके लिए एक जैसा। ज्वांगजी ने इस बहस को और गहराई दी। उन्होंने बताया कि जो भी हम सही या गलत कहते हैं वो हमारे अनुभवों, समाज में सीखी चीजों और सोच के ढंग पर टिका होता है। एक ही बात को कोई सही कहता है और दूसरा गलत। हमारे फैसले छुपे होते हैं हमारी भाषा की चालों और छोटे छोटे नतीजों में। इसलिए कभी कभी बहस सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि दोनों पक्ष अलग जमीन से बात कर रहे होते हैं। ज्वांगजी ने मोजी के उस विचार को भी चुनौती दी जिसमें उन्होंने इंसानी फायदे को सबसे अहम मान लिया था। ज्वांगजी ने दिखाया कि फायदा या नुकसान भी हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो एक के लिए बेकार है वही दूसरे के लिए कीमती हो सकता है। जैसे उनकी एक कहानी में एक पेड़ है जो किसी काम का नहीं लगता, लेकिन इसी वजह से वो पेड़ बचा रहता है और सालों तक जीता है। आखिर में ज्वांगजी यही बताते हैं कि न तो कोई एक तय रास्ता होता है और न ही कोई ऐसा मैं जो सब कुछ ठीक ठीक समझता है। हर इंसान अपने अनुभव, भावनाओं, समाज और सोच से रास्ता चुनता है और ये रास्ता भी उस नजरिए से बनता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हम जब किसी रास्ते को सही या गलत कहते हैं तो वो फैसला दो तरह का हो सकता है। एक जो हमारी पहले से बनी सोच, अनुभव या समझ पर टिका होता है और दूसरा जो बस यूं ही मान लिया गया हो। हमारी सोच पहले से जिन रास्तों पर चली है उन्हीं से होते हुए हम आज के फैसले तक पहुंचते हैं। हम हमेशा किसी न किसी रास्ते पर चल ही रहे होते हैं, इसलिए हर नया फैसला भी उसी दिशा से निकलता है। हमारे पुराने फैसले हमें एक नजरिया देते हैं जिससे हम ये तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। ज्वांगजी बताते हैं कि यह और वो जैसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ दूरी या दिशा बताने के लिए नहीं होता, बल्कि वो हमारे नजरिए को भी दिखाते हैं। हम जिस नजर से चीजें देख रहे होते हैं वही तय करता है कि हमें क्या सही और क्या गलत लगता है। इसी वजह से वो इस सोच पर भी शक करते हैं कि कुछ लोग खुद को दूसरों से बेहतर या ज्यादा समझदार मानते हैं। यहाँ तक कि ये कहना भी कि किसी तरह के सही गलत के फैसले गलत हैं खुद एक तरह का फैसला ही है। वो इस सोच पर भी भरोसा नहीं करते कि कोई एकदम सही और परफेक्ट समझ रखने वाला इंसान हो सकता है जो सबका सही तय कर सके। वो मानते हैं कि ऐसे किसी भी सही देखने वाले का कोई स्थायी रूप नहीं होता। फिर वो एक बात कहते हैं जो उनके पूरे नजरिया को समझने की कुंजी है। अगर हमारे पास कोई ऐसा बिंदु हो जहाँ से हम सब कुछ देख सकते हो, तो वहाँ से हमें अनगिनत तरह के सही और गलत दिखेंगे। और इसी को वो कहते हैं समझदारी, यानी असली समझ ये है कि हम माने कि एक ही चीज को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। ज्वांगजी का कहना है कि हमें किसी भी फैसले से पूरी तरह चिपक कर नहीं बैठना चाहिए, न उसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। हमें एक तरह की सादगी और खुलेपन के साथ सोचना चाहिए, ये समझते हुए कि हमारा नजरिया भी सिर्फ एक नजरिया है और दूसरों का नजरिया भी उतना ही प्राकृतिक है। प्रकृति किसी भी एक रास्ते को सबसे ऊपर नहीं मानती, वो बस बहुत सारे रास्ते हमारे सामने रखती है और हम उनमें से जो ठीक लगे वो चुन सकते हैं। ज्वांगजी बार बार ये सवाल हमारे सामने रखते हैं कि असली समझदारी होती क्या है? क्या ये एक ऐसी नजर है जो हर किसी के नजरिए को समझ सके, या फिर ये एक ऐसी समझ है जो हर नजरिए को प्रकृति का हिस्सा माने? वो हमें ये सोचने के लिए उकसाते हैं कि हम जो भी रास्ता चुनते हैं वो कई रास्तों में से एक होता है और ये जरूरी नहीं कि वो सबके लिए सही हो।
कुछ कहानियों में वो ये बताते हैं कि दूसरों के नजरिए को अपनाने से हम कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे किसी चीज को इस्तेमाल करने का नया तरीका या किसी और की चाल को समझने से अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ किस्सों में वो ये भी चेतावनी देते हैं कि हर किसी का तरीका हमारे लिए ठीक नहीं होता और जबरदस्ती उसे अपनाने से नुकसान भी हो सकता है। जैसे एक लड़का किसी और की तरह चलना सीखने जाता है और अपनी चाल भी भूल जाता है। पर ज्यादातर मामलों में अगर हम दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें तो हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। ये समझदारी हमें ये सिखा सकती है कि कैसे हम दूसरों के रास्ते में आए बिना उनके साथ चल सकते हैं। इसी को झुआंगजी असली समझ और सीखने की ताकत मानते हैं। जब हम दूसरों के रास्तों को समझते हैं तो हमें लग सकता है कि कुछ सही है और कुछ नहीं, लेकिन ये फैसला हम अपने ही नजरिए से करते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि सब रास्ते सही हैं, न ही ये कि सब गलत है या सब एक जैसे हैं। हर रास्ता हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि किसी और के लिए वो सही हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना सोचे समझे या गलत तरीके से चुना गया रास्ता भी सही माना जाए। कोई रास्ता प्राकृतिक तरीके से अपनाया गया हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सही ही हो। हम न तो हर रास्ते को अपनाते हैं, न ही हर किसी को बराबर मानते हैं, जैसा कुछ लोग सोचते हैं, और न ही हम किसी भी रास्ते को पूरी तरह छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम खुले मन से दूसरों की बात सुने और उनसे सीखें तो फायदा हो सकता है। जब हमें लगता है कि कोई और जो हमारी तरह ही है किसी रास्ते पर चला और उसे कुछ मिला, तो हमें भी उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है। झुआंगजी उन लोगों की सोच पर भी सवाल उठाते हैं जो सिर्फ कुछ ही रास्तों को सही मानते हैं और बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी ये आदत कि हम दूसरों के मूल्यों को समझते हैं, उनसे मेल खाते हैं और साथ चलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम कई नजरिए देखते हैं जो हमें गलत या बेकार लगते हैं, तो ऐसे में ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि कोई एक ही तरीका या सोच सबसे ऊपर है। झुआंगजी का जो दृष्टिकोण का केंद्र है, वो कोई आखिरी फैसला नहीं देता, बल्कि वो उस बिंदु को दिखाता है जहाँ से सारे फैसले निकलते। हर फैसला हमें एक नए रास्ते की ओर ले जाता है। हम जो भी फैसला करते हैं वो पहले किए गए फैसलों पर ही टिका होता है। हम जब दूसरों के रास्तों को अपनाने या समझने की कोशिश करते हैं तभी सीखते हैं, और ये सीखना भी हम खुद ही तय करते हैं, ना कि कोई बाहरी ताकत। हमें दूसरों की राय से फर्क पड़ता है, खासकर जब वो हमारे अपने हों, जैसे माता पिता या वो लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। यही पुराने जुड़ाव हमारे आज के फैसलों की बुनियाद बनते हैं। झुआंगजी का नजरिया इस मामले में बिल्कुल अलग है, खासकर उस सोच से जो मानती है कि सब कुछ एक ही जैसा है। कुछ लोग मानते हैं कि सही गलत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि जो भी अंतर हम बनाते हैं वो असल में होते ही नहीं। लेकिन झुआंगजी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर सब कुछ एक ही हो गया तो फिर बोलने की कोई जरूरत नहीं, और अगर हमने कहा कि सब एक हैं, तो खुद ही विरोध हो गया, क्योंकि कहने और एक होने में फर्क। इस सोच से साफ होता है कि झुआंगजी का नजरिया हर तरह के नजरिए को प्राकृतिक मानता है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि कुछ बातें खुद अपने आप में ही उलझन पैदा करती हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम किसी एक सोच को आखिरी सच मानने की जगह खुले दिल से दूसरों के नजरिए को समझें, सीखें और जरूरत पड़े तो अपना रास्ता बदलने से भी न डरे। झुआंगजी की सोच में भाषा को समझने का तरीका कुछ अलग है। वो इसे नियम, कानून या उस तरह की बातों में नहीं बांधते जैसे आमतौर पर पश्चिमी सोच करती है। उनके लिए किसी रास्ते पर चलना मतलब किसी सोच या समझ को अपनाना है। जब हम किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक दिशा होती है, एक रफ्तार होती है, और रास्ते का आकार हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है।
ये सब मिलकर हमें उसी रास्ते पर बनाए रखते हैं। ज़ुआंगजी का तरीका ये नहीं है कि कोई नियम हो और हम उसे माने, या कोई विश्वास हो जिसे हम अपनाएं। वो मानते हैं कि रास्ते का अपना असर होता है, और जब हम उसे पहचानते हैं तो वही हमें आगे चलने की दिशा देता है। ये किसी फैसले की तरह नहीं होता, ये एक तरह से उस बहाव में चलना होता है जैसे कोई नदी अपने किनारों के बीच बहती। भाषा को लेकर भी उनकी सोच कुछ ऐसी ही है। वो भाषा को नियमों से भरे वाक्यों के रूप में नहीं देखते, बल्कि भाषा को रास्तों की तरह मानते हैं। उनके लिए नाम और शब्द रास्ते के संकेत की तरह हैं, जैसे कोई कहे पेड़ के पास से दाएं मुड़ो और फिर पानी की ओर जाओ। ये नाम हमारे व्यवहार का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए जरूरी है। समाज में रिश्तों और भूमिकाओं को लेकर जो नाम होते हैं वो ज्यादा अहम माने जाते थे, लेकिन कुछ लोग इन नामों को ही नकारने लगते थे, मानो नाम रखना ही गलत हो। ज़ुआंगजी का तरीका इन सबसे अलग है। वो भाषा को पूरी तरह नकारते भी नहीं और न ही किसी एक नजरिए को पूरी तरह सही मानते हैं। उनके लिए सही गलत का फैसला हमारी अपनी स्थिति और समय के हिसाब से होता है। हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं उसी पर चलते हुए हम ये तय करते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। ये सब कुछ हमारे नजरिए पर टिका होता है। प्रकृति कोई एक जवाब नहीं देती। भाषा और हवा के बीच ज़ुआंगजी ने जो तुलना की थी उसमें भी कुछ मुश्किलें आईं। बाद में उन्होंने खुद उस सोच के कुछ हिस्सों को पीछे लिया। उन्होंने पहले वाले नजरियों को छोड़कर अब एक नए चैलेंज को सामने रखा। कुछ विचारकों ने मान लिया था कि भाषा के जरिए हम तय कर सकते हैं कि कोई बात सही है या गलत। उनके हिसाब से अगर दो लोग किसी चीज पर बहस कर रहे हैं, जैसे कोई कहता है ये बैल है और दूसरा कहता है नहीं है, तो इनमें से एक को सही होना ही होगा। उनका कहना था कि समाज के नियम हमें बताते हैं कि कौन सा नाम किस चीज के लिए है। फिर हम उन नामों का इस्तेमाल करके नई चीजों को पहचानते हैं जो हमें आंखों और कानों से दिखती या सुनाई देती है। ये सोच मानती है कि सही भाषा वही है जो समाज पहले से इस्तेमाल कर रहा है। ज़ुआंगजी की सोच इन सब से हटकर है। वो ये नहीं मानते कि कोई एक तरीका या नियम सब पर लागू होता है। उनके लिए हर इंसान अपने समय और जगह के हिसाब से फैसला करता है, और वही भाषा और सोच की असली बुनियाद है। यही वजह है कि वो किसी एक सोच में बंधने की बजाय खुले मन से चलने की बात करते हैं। हुईशी ने ये बात समझाई कि दुनिया में किसी भी दो चीजों के बीच कुछ ना कुछ समानता और कुछ फर्क जरूर होता है। इसी वजह से हम चीजों को अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं और उनके लिए अलग अलग नाम रख सकते हैं। लेकिन भाषा को लेकर बाद के कुछ विचारक ये तय नहीं कर पाए कि किन समानताओं पर भरोसा किया जाए और किन पर नहीं। ज़ुआंगजी ने जब हवा की आवाज से भाषा की तुलना की तो लगा जैसे वो भी मानते हैं कि भाषा का कोई ठोस नियम नहीं होता। लेकिन बाद में उन्होंने फिर से इस सोच पर ध्यान दिया और ये माना कि भाषा सिर्फ हवा की आवाज नहीं है, इसमें कुछ और भी है। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ सांस छोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ कहा भी जाता है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो तय नहीं है। सवाल उठता है कि क्या वाकई भाषा है या कभी थी भी नहीं। अगर हम इसे पक्षियों की आवाज से अलग मानते हैं तो क्या वाकई इनमें फर्क है या नहीं। इस तरह की उलझनें ये दिखाती हैं कि ज़ुआंगजी साफ जवाब नहीं देते, वो सोचने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन पक्षियों की आवाज वाली तुलना दिलचस्प है, क्योंकि जैसे पक्षी अपनी जरूरत के हिसाब से आवाज बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी भाषा को अपने माहौल और जरूरत के मुताबिक ढालते हैं। ज़ुआंगजी मानते हैं कि भाषा में जो किस बारे में है वाली बात है वो होती तो है, लेकिन तय नहीं होती। उन्होंने जो ये सही है और वो गलत है वाली बातें बताई, वो भी हमारे नजदीक या दूर के नजरिए पर टिकी होती हैं। हम जो शब्द और व्यवहार चुनते हैं
वो हमारे पहले से बने हुए रास्तों पर चलने से आते हैं। कई बार हम इन्हें समाज में पहले से चल रही परंपराओं से सीखते हैं। ज़्वांगजी मानते हैं कि पुराने नियम और शब्द हमारे काम के हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही हमेशा के लिए सही है। वो हमें मदद करते हैं, इसलिए जरूरी है, पर उन्हें एकमात्र सच्चाई मान लेना जरूरी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं वही असली समझ हासिल करते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए नियम और परंपराएं ही रास्ता दिखाने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि वो समझने और बात करने में आसानी लाते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम किसी शब्द या सोच को अपनाते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह की कसम या समझौते जैसा होता है। इसके बाद हम उसी के मुताबिक आगे का रास्ता तय करते हैं। ये हमें एक दिशा में बांध देता है। लेकिन जब हम नई स्थितियों में आते हैं तो सवाल उठता है कि अब हमें पुरानी सोच के हिसाब से फैसला लेना चाहिए या कोई नया तरीका अपनाना चाहिए। यहाँ ज़्वांगजी बताते हैं कि हमारे पहले के किए गए फैसले, हमारी भाषा की आदतें और व्यवहार हमें एक खास सोच में बांध देते हैं। लेकिन जब नए मोड़ आते हैं तो साफ नहीं होता कि अब आगे कैसे बढ़ें। मोही और कन्फ्यूशियस की सोचें अलग अलग थीं, लेकिन दोनों अपने अपने पुराने रास्तों को सही मानते थे। मोही मानते थे कि भाषा को प्राकृतिक तरीके से सुधारना चाहिए ताकि वो सबके लिए काम की हो सके। लेकिन वो भी मानते थे कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज पहले से चली आ रही है वो सही नहीं हो जाती। हमारा अपना अनुभव बार बार ये दिखाता है कि पुरानी परंपराएं भी कई बार गलत हो सकती हैं। इसलिए ज़्वांगजी की सोच ये बताती है कि भाषा, सोच और व्यवहार सब समय और हालात के हिसाब से बदलते हैं। कोई एक तरीका हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। हमें खुले मन से सोचते रहना चाहिए, नए रास्ते अपनाने चाहिए और ये मानना चाहिए कि हर जवाब आखिरी नहीं होता। मोही मानते थे कि हर इंसान अपनी आंखों और कानों से चीजों को देखकर समझकर सही फैसले कर सकता है। उनके लिए फायदा ही वो मापदंड था जो सबके लिए साफ साफ दिखाई देता है। जब भी हम किसी काम को प्राकृतिक या अनुभव पर आधारित समझ से करते हैं, हम खुद ही समाज के नियमों और आदतों को बदलने और बनाने में हिस्सा लेते हैं। ऐसा हर फैसला हमें और दूसरों को किसी रास्ते पर बांध देता है और हम उस रास्ते को सही तरह से निभाने और आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। लेकिन ये सही भी या तो पुरानी आदतों पर आधारित होता है या प्राकृतिक फायदा पर। ज़्वांगजी मानते हैं कि समाज के नियम, भाषा के नियम भी प्राकृतिक रास्ते ही हैं और ऐसे रास्ते कई हैं। बाद में यह भी माना गया कि रास्तों को समझने और चलने का तरीका बदल सकता है। ये रास्ते तयशुदा नहीं। इंसान जब रास्ते खोजता है और उन पर चलता है तो वो अपने पैरों के निशान छोड़ता है, जिनसे नए सामाजिक रास्ते बनते हैं। ज़्वांगजी ने इस रास्ता वाली सोच को भाषा से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, जिसे हम बोलने लायक मानते हैं वही बोलने लायक होता है और जिसे नहीं मानते वो नहीं होता। रास्ते चलने से बनते हैं और चीजों के नाम भी उन्हें नाम देने से बनते हैं। यही समझ कि ये सब कितना बड़ा और बदलता हुआ ढांचा है, ज़्वांगजी के संदेह को जन्म देती है। समझदारी शायद वही है जब हम खुद को और दूसरों को इस अनंत और बदलते प्राकृतिक ढांचे में एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, हम कैसे जाने कि हमारा पुराना अभ्यास सही था या हम अब भी उसे सही तरह से निभा रहे हैं। मोही का मानना था कि अगर किसी बात पर दो लोग असहमत हों तो एक को जरूर सही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सही तय कैसे होगा। ज़्वांगजी यहाँ कहते हैं कि ये सोचना ही गलत है कि सिर्फ किसी बहस में जीत जाने से कोई हमेशा सही साबित हो सकता है, क्योंकि जो भी जज या निर्णायक होगा वो भी अपनी आदतों, अपने पिछले अनुभवों और अपने शब्दों के इस्तेमाल के रास्ते पर ही चलता है। उसके फैसले भी उसके रास्ते के असर से बनते हैं। ज़्वांगजी एक उदाहरण में पूछते हैं,
अगर तुमने मुझे बहस में हरा दिया तो क्या तुम्हारा विचार सचमुच सही है और मेरा गलत? और अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या मेरा सही और तुम्हारा गलत, क्या दोनों थोड़ा सही और थोड़ा गलत हो सकते हैं, या दोनों साथ में ही सही या गलत हो सकते हैं? हम दोनों के बीच कौन तय करेगा? अगर कोई तुम्हारे जैसा होगा तो वो तुम्हारा पक्ष ही लेगा, अगर मेरे जैसा होगा तो मेरा। अगर दोनों से अलग होगा तो वो भी हमसे अलग होगा, तो वो कैसे सही कर पाएगा? इसलिए ज़्वांगजी कहते हैं कि न हम खुद पूरी तरह जान सकते हैं, न कोई और हमें साफ साफ सही गलत बता सकता है। हमें प्रकृति को देखकर, आपसी मेल से और समय के साथ सीखकर अपने रास्ते तय करने चाहिए। यही समझ और लचीलापन हमें इस बदलती दुनिया में जीने का तरीका देता है। ज़्वांगजी की बातों से ये साफ नहीं होता कि वो कोई पूरा हल देना चाहते हैं या बस इतना कह रहे हैं कि इस उलझन और अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए। उन्होंने किसी एक विशेष नजरिए को सबसे सही मानने से मना कर दिया, बल्कि सभी नजरियों को बराबरी से देखने की बात की। यहाँ तक कि जो बातें सब मानते हैं वो भी किसी और जीव के लिए सही हो, जरूरी नहीं। यही वजह है कि उन्होंने अक्सर जानवरों के नजरिए को भी शामिल किया। एक जगह एक इंसान दूसरे से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि कौन सी बात सबको सही लगती है? जवाब आता है, मुझे ये कैसे पता होगा? फिर वो पूछता है, तो क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हें क्या नहीं पता? फिर भी वही जवाब, मुझे ये भी नहीं पता। फिर वह सोचकर कहता है, माना कि मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं जानता, और जिसे मैं न जानना कहता हूँ, क्या वो असल में जानना ही हो सकता है? फिर एक सवाल रखा गया, जो लोग गीले में सोते हैं उन्हें दर्द होता है, लेकिन क्या मछलियों को होता है? लेकिन क्या मछलियों को होता है? जो पेड़ पर सोए उन्हें डर लगता है, लेकिन बंदरों को तो फिर सही जगह कौन सी हुई? ऐसे में अच्छे और बुरे के जो पैमाने बनाए जाते हैं वो भी उलझे हुए और बदलते रहते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि सही क्या है? ज़्वांगजी मानते हैं कि असल में सही और गलत कहाँ और कैसे तय होते हैं, यही सवाल सबसे बड़ा है। हो सकता है हम एक तरह से जानने का दावा करें, लेकिन कोई और रास्ता उस जानने को कुछ और माने। इसलिए जो भी भाषा या व्यवहार हम अपनाते हैं वो हमारे चुने हुए रास्ते पर टिका होता है, और यही बात हर तरह के फैसलों में घुस जाती है, फिर वो ज्ञान हो, सच हो या भाषा। उनका शक या संदेह गहरा है, क्योंकि ये हमें कई फैसलों पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। लेकिन ये कमजोर भी है, क्योंकि वो हमें यह नहीं कहते कि हम कोई फैसला ही न लें। उनका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सोच छोड़ दें, बल्कि यह कि हमें दूसरों की सोच को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्वांगजी का ये शक हमें याद दिलाता है कि हमने जिंदगी में कई बार अपने पुराने अनुभवों से सीखा है, अपने पुराने फैसलों को सुधारा है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा नए सीखने के लिए खुले रहें, और यह सीखना सिर्फ दुनिया को समझने का नहीं, बल्कि ये भी समझने का कि दूसरे कैसे सोचते हैं। ये शक हमें यह भी बताता है कि हम अक्सर खुद को ज्यादा सही समझ लेते हैं और दूसरों की बात को कम मानते हैं। असल में हम जितनी अलग अलग सोच हो सकती है उतनी मानते ही नहीं। इसलिए ज़्वांगजी हमें कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नजरिए सुनो, दूसरों की सोच को जानो। उनका संदेह कमजोर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वो मानते हैं कि हर हालात में जानने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है किसी एक मौके पर हम सही मानक पर खरे उतरे, लेकिन हर जगह वही मानक सही हो, ये जरूरी नहीं। तो सवाल यह है कि कब कौन सा तरीका सही, ये हम कैसे तय करें? ज़्वांगजी का नजरिया यही कहता है कि जो हम जानते हैं उसमें थोड़ा भरोसा रखें, लेकिन ये भी माने कि और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इसलिए सीखने के लिए खुले रहो और दूसरों की सोच को समझने की कोशिश करते रहो। ज़्वांगजी के शक की जो खास बात है वो सबसे साफ तरीके से उस मशहूर बातचीत में दिखती है जो उन्होंने मछलियों की खुशी को लेकर की थी। इसमें ज़्वांगजी एक बात को सच मानते हैं,
और हुईशी उस पर सवाल उठाते हैं। हुईशी का सवाल ये मानकर चलता है कि किसी बात को जानने का एक ही सही तरीका होता है जो बहुत सख्त होता है। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ अंदर से ही जाना जा सकता है तो हुईशी खुद भी ये सवाल पूछने के लायक नहीं रह जाता। एक बार ज्वांगजी और हुईशी एक नदी के पुल पर टहल रहे थे। ज्वांगजी ने कहा, देखो वो छोटी मछलियां कितनी मस्ती में तैर रही हैं, बड़ी आराम से लग रही हैं। हुईशी बोले, तुम मछली नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि वो मस्ती में है? ज्वांगजी ने जवाब दिया, तुम भी तो मैं नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे मछलियों की मस्ती का नहीं पता? हुईशी बोले, मैं तुम नहीं हो इसलिए मुझे कि तुम्हें क्या पता है, लेकिन तुम मछली भी नहीं हो इसलिए तुम्हें मछली की मस्ती का नहीं पता। ज्वांगजी ने कहा, चलो फिर वहीं लौटते हैं जहाँ से बात शुरू हुई। जब तुमने पूछा तुम्हें कैसे पता चला मछलियाँ मस्ती में हैं, तब तुमने ये तो मान ही लिया था कि मुझे ये पता है और मुझे यहीं इस पुल पर खड़े होकर ही पता चला। इस बातचीत में ज्वांगजी इस बात पर जोर देते हैं कि बात सिर्फ सही या गलत की नहीं है बल्कि नजरिए की। हुईशी ने जो सवाल किया उसमें उन्होंने कैसे नहीं पूछा बल्कि कहां से पूछा, और यही बात ज्वांगजी की सोच के बिल्कुल साथ जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि किसी बात को जानने के लिए हमारा नजरिया, हमारी जगह और हमारा अनुभव बहुत मायने रखता है। ज्वांगजी मानते हैं कि जो शब्द हम बोलते हैं उनका इस्तेमाल भी हमारे नजरिए से तय होता है। हुईशी भी जानते थे कि ज्वांगजी ने जो कहा वो अपनी जगह और अपने अनुभव से कहा, और वो खुद भी उसी जगह खड़े थे, तो उनका नजरिया भी अलग नहीं था। इसलिए हुईशी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मछली बनकर ही मछली की मस्ती को जाना जा सकता है। इस पूरी बात से हमें ये भी समझ आता है कि हम दूसरों के नजरिए को भी देख सकते हैं और उस पर सोच सकते हैं। मतलब ये शक जो नजरिए पर टिका है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। और तरीके से एक तरीके के आत्मज्ञान के रूप में भी दिखाते हैं। जब हम खुद को और दूसरों को एक जैसे हालात में देखते हैं तब हमें अपना नजरिया बदलता हुआ लगता है। ऐसा तब भी होता है जब हमें लगता है कि हम पहले गलत थे और अब कुछ नया समझ आया है। तब हम अपने पुराने सोच को पीछे छोड़कर नए समझ को अपनाते हैं। ज्वांगजी इसी तरह के बदलाव को ये तब होता है जब हम खुद को बस एक और नजरिए वाला इंसान मानते हैं, न कि कोई एकदम सही जानने वाला। इस तरह की सोच हमें किसी एकदम परफेक्ट या पक्के सच तक नहीं ले जाती, बल्कि हमें सिखाती है कि हर बात के कई नजरिए हो सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जब नदी के देवता को लगता है कि वही सबसे बड़ा है, लेकिन जब वो समुद्र को देखता है तब समझता है कि उसका ज्ञान और अहम दोनों छोटे थे। फिर समुद्र का देवता भी कहता है कि उसे भी नहीं लगता कि वो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये तय करना ही मुश्किल है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। उसने समझाया कि किसी चीज को बड़ा या छोटा कहने का कोई एक तरीका नहीं है और समय का कोई अंत नहीं है। जो फर्क हम बनाते हैं वो भी हमेशा के लिए नहीं होते। इंसानों को जितना पता होता है उससे कहीं ज्यादा उन्हें नहीं पता होता। हमारी जिंदगी का समय भी उस वक्त से छोटा होता है जो हमारी जिंदगी के पहले था, और जब हम छोटी सोच से बड़ी बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को उलझा देते हैं और कोई फायदा नहीं होता। ज्वांगजी यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने सोच को हर बार आखिरी सच मानने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि और भी बहुत से नजरिए हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। ज्वांगजी की सोच में मिंग का मतलब होता है ये समझना कि हमारा नजरिया भी एक सीमित नजरिया है। जो लोग अपनी बात को ही हमेशा सही मानते हैं, जो जिद्दी और घमंडी होते हैं, वो ये नहीं समझते कि उनका नजरिया भी बस एक नजरिया है। ज्वांगजी हमें जो समझाते हैं वो ये है कि अगर हम अपने नजरिए को लेकर थोड़े विनम्र रहें और दूसरों की सोच को भी समझें तो हम और बेहतर बन सकते हैं। जब हम खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो
और सीख सकता है तो हम आगे बढ़ने के लिए खुले रहते हैं। ये अपनापन हमें और दूसरों को साथ जोड़ता है और कई बार जब हम किसी और का नजरिया अपनाते हैं तो उससे हमारी समझ और भी गहरी हो जाती। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही सही रास्ता है, एक ही तरीका है समाज चलाने का। ऐसे लोग असल में उस नेचुरल बदलाव को रोक देते हैं जो समाज में धीरे धीरे अपने आप होता है। ज़्वांग मानते हैं कि जब हम दूसरों के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो हमें ये भी दिखता है कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पूरी तरह सही हो गए हैं। हाँ, हमारे पास अब पहले से बेहतर समझ हो सकती है, लेकिन इसका घमंड नहीं करना चाहिए। ज़्वांग अक्सर दूसरों के साथ बातचीत करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि हर किसी का नजरिया उसकी जगह पर नेचुरल और सही हो सकता है। कभी कभी दूसरों का नजरिया हमारे लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर हम बिना समझे सबको मिलाने लगे तो नुकसान भी हो सकता है। जैसे एक बार कुछ लोग एक जगह का चलने का तरीका सीखने गए, लेकिन न वहाँ का तरीका सीख पाए और न अपना बचा पाए। नतीजा ये हुआ कि दोनों तरीके खोकर घुटनों के बल वापस लौटे। ज़्वांग ये भी कहते हैं कि जब हम खुद को भी नेचुरल दुनिया का एक हिस्सा मानते हैं तब हमारा मन थोड़ा झुकता है। हम दूसरों की तरह खुद को भी मानते हैं और अपनी सोच के घमंड से थोड़ा बाहर आते हैं। इस सोच से हम और खुलकर सोचते हैं। इसका एक मजेदार किस्सा भी है। एक बार ज़्वांग खेतों में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक अजीब सी चील जैसी चिड़िया बहुत बड़ी पंख फैलाकर उनके पास से निकली और सामने एक पेड़ पर बैठ गई। ज़्वांग सोच में पड़ गए कि ये क्या पक्षी है जिसके इतने बड़े पंख हैं कि उसे इंसान तक नहीं दिखा। तभी उन्होंने देखा कि एक झींगा सी जानवर आराम से बैठा है, लेकिन एक प्रेइंग मैंटिस उस पर हमला करने वाला है। और अचानक वो बड़ी चिड़िया आई और दोनों को उठा ले गई। सब अपनी अपनी सोच में थे और अपनी ही लालच में खतरे को भूल गए। तभी ज़्वांग को एक गहरा एहसास हुआ, सब जीव जंतु अपने अपने नजरिए से चीजें देखते हैं। उन्होंने अपना हथियार फेंका और वहां से भाग निकले, लेकिन खुद ही किसी और शिकारी का शिकार बनते बनते बच। ज़्वांग हमें समझाते हैं कि जब हम दूसरों के नजरिए को भी उतना ही सही मानते हैं जितना अपना, तब हम सही मायने में खुले दिल और दिमाग से सोचते हैं। एक बार उन्होंने अपने दोस्त को ये समझाया कि बड़ी लौकी को अगर परंपरागत तरीके से देखने लगोगे तो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उन्होंने बहुत सी कहानियों में ऐसे लोग दिखाए हैं जिनको समाज ने किनारे कर दिया, जैसे अपंग, अजीब लोग, चोर, जानवर या यहाँ तक कि एक खोपड़ी। और उन सब से उन्होंने बातचीत की क्योंकि हर किसी का नजरिया कुछ सिखा सकता है। वो मानते हैं कि हम अपने फैसले तो करेंगे ही, लेकिन अगर हमें दूसरों की भी सोच समझने की आदत हो तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। जैसे एक बार एक बंदरों का पालक अपने बंदरों से बोला, सुबह 3 दाने, शाम को 4। तो बंदर गुस्सा हो गए। उसने कहा, ठीक है, सुबह 4, शाम को 3। तो सब खुश हो गए। दाने तो उतने ही थे, लेकिन तरीका बदलने से असर बदल गया। यही है समझदारी। कब, कहाँ और कैसे बात कहनी है, ये हालात पर निर्भर करता है। और ज़्वांग इसे ही असली चाल कहते हैं, हालात के साथ तालमेल में चलना। कुल मिलाकर ज़्वांग हमें सिखाते हैं कि जितना हो सके अपने मन को खुला रखो, दूसरों को समझो, अपने नजरिए को आखिरी मत मानो और हर नई सोच को सीखने का मौका दो। यही असली समझ है। हम दूसरों के नजरिए को समझने में इतने तो काबिल हैं कि उनके साथ मिलजुल कर काम कर सकें, कुछ सीख सकें और किसी बात पर सहमत हो सकें। लेकिन ज़्वांग को इस बात पर शक है कि क्या हम इस समझ से इतना आगे जा सकते हैं कि हर नजरिए को एक साथ समझ लें, जैसे सब कुछ एक ही नजर से देख रहे हों। और अगर 2 लोग किसी बात पर सहमत हो भी जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी बहुत ऊंचे या आखिरी सच को जान लिया है। जब हमें कोई चीज अचानक नई और सच्ची लगती है, जैसे कोई सपना देखकर जागना, तो भी ज़्वांग मानते हैं कि हमें ये नहीं मान लेना चाहिए। समुद्र के देवता ने भी कहा था
कि कोई एक फाइनल नजरिया नहीं है जिससे सब कुछ सही सही जाना जा सके। हाँ, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा समझ रखते हैं और उनकी सोच थोड़ी आगे हो सकती है, लेकिन फिर भी हर किसी का नजरिया उसकी अपनी जगह से देखा गया होता है। हमारा दिमाग और जो रास्ता हमने पहले से पकड़ रखा है वही तय करता है कि हम क्या और कितना सीख सकते हैं। जिस लड़के ने किसी और जगह का चलने का तरीका सीखना चाहा, वो इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि उसके पैरों को पहले से एक अलग तरीका आदत में था। बंदरों को पालने वाला भी उनकी पसंद को समझता था, लेकिन खुद उसकी सोच कुछ और थी। किसी इंसान का हमारी और किसी और की बात समझ लेना ये साबित नहीं करता कि वही सही है। ज़्वांगजी का असली शक इस बात पर है कि क्या सभी अलग अलग रास्ते आखिर में एक ही नतीजे तक पहुंचते हैं। ज़्वांगजी की सोच का असली निशाना उन लोगों की सोच पर है जो खुद को हमेशा दूसरों से ऊपर मानते हैं, जैसे कि कुछ परंपरावादी। जब हम किसी सहमति पर पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी सबसे ऊंचे या अंतिम सच तक पहुंच गए। नजरिया बदलने से हमारी समझ बढ़ सकती है, लेकिन वो भी हमारे पहले से बने हुए सोच के दायरे में ही होती। हम अपनी सोच दूसरों से शेयर कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो उसे अपनाएंगे या नहीं, ये उनकी हालत, सोच और समझ पर निर्भर करता है। ज़्वांगजी सपने और जागने की बात से भी यही समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम सोते हैं तो हमें नहीं पता कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तब समझ आता है कि वो सपना था। और क्या पता, जिस जागने को हम सच मानते हैं उसके आगे भी कोई और जागना हो, जिससे हमें लगे कि जो अब तक जान रहे थे वो भी बस एक और सपना था। वो पूछते हैं, क्या पता जिंदगी से बहुत प्यार करना भी एक तरह की नासमझी हो, और क्या मौत से डरना भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि बाद में क्या होगा। एक लड़की जब किसी के साथ ब्याह दी जाती है तो बहुत रोती है, लेकिन जब उसी राजा के साथ रहने लगती है, बढ़िया खाना खाती है, तो अपने पहले के आंसुओं पर अफसोस होता है। ऐसे ही क्या पता जो मर चुके हैं वो भी सोचते हो कि पहले जिंदगी को पकड़ कर रखना बेकार था। हम सपने में खाना खाते हैं और जब उठते हैं तो दुखी हो जाते हैं। सपने में रोते हैं और उठते ही खुश होकर शिकार पर निकल जाते हैं। जब सपना चल रहा होता है तो वो असली लगता है, लेकिन उठने पर पता चलता है कि सपना था। और क्या पता कभी ऐसा भी जागना हो जिसमें ये समझ आए कि ये सब भी सपना ही था। ज़्वांगजी कहते हैं कि चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या साधारण आदमी, सब इसी तरह से सोचते और समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई आखिरी समझ होती है? क्या हम कभी पूरी तरह जान सकते हैं कि करना क्या है? ज़्वांगजी का जवाब थोड़ा सा शक में डूबा होता है। वो ये नहीं कहते कि ऐसा कोई आखिरी समझ नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं मानते कि है। वो बस इतना कहते हैं कि हमें खुद को बहुत पक्का जानने वाला नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी भी कुछ बाकी हो जानने को। एक दिन ज़्वांगजी ने सपना देखा कि वो एक तितली है। वो खुशी खुशी उड़ रही थी और उसे खुद के ज़्वांगजी होने का कोई होश नहीं था। फिर अचानक नींद खुली और वो फिर से ज़्वांगजी बन गया। अब उसे समझ नहीं आया कि ज़्वांगजी तितली का सपना देख रहा था या तितली ज़्वांगजी का, लेकिन इतना साफ था कि कुछ तो बदला है। यही बदलाव की बात है। ज़्वांगजी बार बार ये नहीं कहते कि कोई एक सही रास्ता है जिसे सबको अपनाना चाहिए। वो बस इतना कहते हैं कि हर इंसान अपने अपने हालात और सोच के हिसाब से अपनी राह चुनता है। उनकी बातों में ये समझ आती है कि हमें दूसरों के रास्तों को भी सुनना और समझना चाहिए, लेकिन किसी एक सोच या नियम को सब पर थोपना ठीक नहीं है। उनका मानना था कि दुनिया में अलग अलग तरह के रास्ते और सोच हो सकते हैं। ये रास्ते हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, लेकिन हमें ये खुद चुनने होते हैं। ये रास्ते किसी एक नियम से नहीं चलते, बल्कि इंसानों की सोच, बातचीत और समाज के बदलते हालात से बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं
कि हम अपने चुने हुए रास्ते का समर्थन न करें, बल्कि जब हम अपनी बात रखते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तो हम खुद उस रास्ते के निर्माण में हिस्सा ले रहे होते हैं। लेकिन हमें खुद को किसी और से ऊंचा नहीं समझना चाहिए, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को कोई सीख दे रहा हो। हम सब एक जैसे ही हैं, जो अपने अपने नजरिए से अपने रास्ते तलाश रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बहुत खास इंसान होता है जिसे सब कुछ साफ साफ समझ आता है और जो सबको सही रास्ता बता सकता है। लेकिन ज़्वांग का जवाब होता है कि ऐसे आदर्श लोग हमारे जैसे नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उनकी सोच और सलाह हमारे काम की नहीं होती, क्योंकि वो हमारी दुनिया और हमारे हालात से बाहर होते हैं। एक जगह एक बातचीत में किसी ने पूछा कि जो इंसान सब कुछ जान चुका है, क्या वो फायदा या नुकसान को नहीं पहचानता? जवाब में कहा गया कि ऐसा इंसान तो बहुत ही अलग होता है, जिसे न आग की गर्मी लगती है, न सर्दी की ठंड, न तूफान डराते हैं, न बिजली की चमक चौंधियाती। वो तो सूरज चांद के साथ उड़ता है, समंदर के पार घूमता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई फर्क नहीं होता, तो फिर फायदे या नुकसान की बात तो बहुत दूर है। एक और बातचीत में किसी ने कहा कि एक सच्चा ज्ञानी इंसान न दुनिया के झंझटों में पड़ता है, न फायदे नुकसान की चिंता करता है, न ही किसी रास्ते को अपनाता है, बस खामोशी से सब समझता है। ये सब बातें किसी को कल्पना जैसी लगती हैं, लेकिन किसी के लिए ये असली जीवन का रास्ता होती है। जवाब में कहा गया कि ये बातें तो इतनी गहरी हैं कि अगर कोई बहुत ज्ञानी भी सुन ले तो उसे सिर्फ भनभनाहट ही सुनाई देगी। और फिर कहा गया, अब मैं कुछ बेफालतू बात करूंगा, तुम भी उसे बेफालतू समझकर ही सुनना। इस सब का मतलब ये है कि ज़्वांग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कोई एक आखिरी सच या रास्ता नहीं हो। हर किसी का नजरिया उसकी अपनी जगह से सही होता है। हमें एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, लेकिन किसी भी सोच को इतना ऊंचा नहीं मानना चाहिए कि बाकी सब उसके नीचे लगे। जिंदगी को खुली सोच से जीने का नाम ही ज़्वांग का असली संदेश है। ज़्वांग की बातों में एक जगह कसाई डिंग की कहानी आती है, जो हमें बताती है कि जब कोई इंसान किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसका हुनर ऐसा लगने लगता है जैसे कोई कला हो। डिंग जब एक बैल काटता है तो उसकी हर हरकत इतनी सधी हुई होती है जैसे कोई नाच रहा हो। उसका चाकू बिना कहीं अटक के ऐसे चलता है जैसे कोई गाना बज रहा हो। वो कहता है कि उसने सालों की मेहनत से यह सीखा है कि शरीर की बनावट को समझकर कहाँ से चाकू चलाना है और कहाँ नहीं। ये सब अब उसकी समझ का हिस्सा बन चुका है। वो आंखों से नहीं, अपने भीतर की समझ से काम करता है। डिंग कहता है कि अच्छा कसाई हर साल नया चाकू लेता है क्योंकि वो काटता है। साधारण कसाई हर महीने चाकू बदलता है क्योंकि वो बस तोड़ता है। लेकिन उसका चाकू 19 साल से वैसा का वैसा है क्योंकि वो कभी भी किसी हड्डी या नस को छूता ही नहीं, बस उन जगहों से चाकू ले जाता है जहां खाली जगह होती। इस वजह से उसका चाकू अब तक तेज बना हुआ है। ऐसी ही और भी कहानियां मिलती हैं, जैसे कोई व्यक्ति गोंद वाली छड़ी से झींगुर पकड़ता है, कोई पहियों को बनाता है, कोई संगीत बजाता है या कोई बहस करता है। यहाँ तक कि चोरों और जानवरों की भी मिसालें दी गई हैं, जो अपनी अपनी कला में माहिर हैं। जैसे 100 पैरों वाला कीड़ा अपने सारे पैर बिना उलझाए एक साथ चलाता है, यह सांप बिना किसी आवाज के सरक जाता है। ज़्वांग और उसके दोस्त हुई शी के बीच की दोस्ती भी ऐसी ही कला की मिसाल बन जाती है। जब हुई शी की मौत के बाद ज़्वांग को ऐसा लगता है जैसे किसी कला का रंग फीका पड़ गया हो। इन कहानियों में यह भी दिखता है कि जब हम किसी काम को पूरी तन्मयता से करते हैं तो वो काम हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि एक बहाव बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो काम हमारे अंदर से खुद ब खुद हो रहा है, बिना किसी जोर या योजना के। लेकिन इस कला के साथ एक सीमा भी होती है। हर इंसान किसी एक काम में ही पारंगत होता है। कोई भी इंसान हर कला में माहिर नहीं हो सकता।
जैसे कसाई डिंग को भी कभी कभी कोई मुश्किल हिस्सा मिलता है तो उसे संभल कर चाकू चलाना पड़ता है। झींगुर पकड़ने वाला अगर शांत न हो तो वो रात भर परेशान रहेगा। पहिए बनाने वाला अपने बेटे को अपनी कला सिखा नहीं पाता, और संगीतकार तभी सच्चा कलाकार बनता है जब वो खुद की चुप्पी में खो जाए। ज़ुआंगजी ये भी समझाते हैं कि हर इंसान का हुनर उसकी अपनी जगह पर ही काम करता है। हर कला एक खास रास्ते से जुड़ी होती है, लेकिन कोई ऐसा एक रास्ता नहीं है जो हर काम में सबको काम आए। ये बातें हमें सिखाती हैं कि एक तरफ तो हमें अपने काम में पारंगत होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने नजरिए को भी हमेशा बड़ा और खुला रखना चाहिए। इसलिए ज़ुआंगजी ये नहीं कहते कि बस किसी एक कला में माहिर बनो और बस, बल्कि वो ये भी याद दिलाते हैं कि हमारे काम, हमारे रास्ते हमारे हालात से जुड़कर ही बनते हैं। हर रास्ता एक नई दिशा देता है, एक नया चुनाव सामने लाता है, और ये सब मिलकर हमारे अनुभव और समझ को गहराई देते हैं। ज़ुआंगजी ये नहीं कहते कि इंसान की सोच में कोई खास कमी है, बल्कि वो ये बताते हैं कि हम भी बाकी जीवों की तरह ही हैं। सबकी अपनी अपनी समझ और नजरिया होता है। हर कोई अपने समय और जगह से कोई न कोई रास्ता चुनता है। शक की बात ये नहीं है कि हमारी समझ खराब है, बल्कि ये है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। हमारी सबसे बड़ी सीमा यही है कि हम कभी पूरी दुनिया के नजरिए से कोई चीज नहीं देख सकते। ऐसा कोई नजरिया नहीं है जो सब रास्तों को एक साथ देख सके। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने सारे रास्ते जान लिए हैं, और जो हमें अभी सही लग रहा है क्या वो आगे भी सही रहेगा या नहीं। इसलिए हम बस उस बात पर भरोसा कर सकते हैं जिस पर आसपास के लोग मिलकर सहमत हों। अगर हम किसी काम को सफल मानते हैं तो फिर मैं भी सफल हूँ, और अगर वो सफल नहीं है तो फिर मैं भी नहीं और कोई और भी नहीं। यही वजह है कि समझदार लोग अपने संदेह को भी गहराई से समझते हैं। इसी वजह से वो चीजों को जबरदस्ती तय नहीं करते, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे समाज में चल रही होती है। ज़ुआंगजी की सोच का सबसे साफ और सच्चा हिस्सा वो बात है जो कसाई डिंग की कहानी से पहले आती है। मेरी जिंदगी सीमित है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। सीमित जिंदगी में अनलिमिटेड चीजों को जानने की कोशिश करना खतरे से भरा है।